हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का जो फर्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं वो है हमारे पास ब्रिक्स। ब्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर्टिकुलर किसी भी एग्ज़ाम्स में हम लोग देखने को मिलते हैं। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप एसडीओ का एग्ज़ाम दीजिए, जब भी आपको बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन आएंगे तो ब्रिक्स से भी आपको वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ब्रिक्स में आज हमने जो स्टडी करना है वो इसके बारे में पता करना है कि जो साइज़ क्या होता है इसका, जिसमें हम लोग नॉमिनल साइज़ और स्टैंडर्ड साइज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि जो ब्रिक होता है उसका वेट क्या होता है। किसी भी जो ब्रिक होती है उसका जो हम लोग एवरेज वेट लेकर के चलते हैं। अब एवरेज वेट क्यों लेकर के चलते हैं? क्योंकि अगर हमारे को किसी भी ट्रक का अगर कैपेसिटी गिवन कर रखा है कि किसी भी ट्रक की जो लोड लेने की जो कैपेसिटी है वो 8 टन है, तो बताइए उसमें कितने ब्रिक्स आप क्या कर सकते हैं, कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो उस केस में हमारे को ब्रिक का क्या पता होना चाहिए, वेट पता होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ब्रिक्स किन किन इंग्रेडिएंट्स को लेकर के बना है, जिसमें हम लोग लाइम की सिलिका की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एलुमिना की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग लाइम की बात करेंगे, उसके बाद हम आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे और लास्ट में हम लोग मैग्नीशिया की बात करेंगे। और उनको देखेंगे कि उनका क्या क्या परसेंटेज होता है और किसके परसेंटेज कम या ज़्यादा होने से ब्रिक पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिक्स आर ऑब्टेन्ड बाय मोल्डिंग क्ले इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज़। जो भी हमारे पास क्या होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, उसमें हम लोग देखते हैं उनका रेक्टेंगुलर साइज़ होता है। जनरली हम लोगों को कुछ इस तरीके का ब्रिक दिखाई देता है। इस तरीके का हमको क्या होता है, एक ब्रिक दिखाई दे रहा होता है। ओके, और ये हमने इसका क्या बना रखा है, फेसिंग बना रखा है। अगर आप इसको 3D में देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे को ब्रिक कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके का ब्रिक होता है। अब इस ब्रिक में ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ यूनिफॉर्म साइज है। ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ ब्रिक। ये हमारे पास होता है लेंथ ऑफ ब्रिक। अगर आप इसकी बात करेंगे, ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन हमारे पास होता है विड्थ ऑफ ब्रिक। और ये वाली जो डायमेंशंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ ब्रिक। मतलब LWH की हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक की। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स हमने 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड किया है इसको, जिसमें फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल ब्रिक और सेकंड वन है हमारे पास मॉड्यूलर ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक वो ब्रिक होती है जिसका साइज़ अगर आप होल कंट्री में देखते हैं तो वो क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ये हर स्टेट पे अपने साइज़ को क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। बट जब आप मॉड्यूलर ब्रिक की बात करते हैं तो इसका साइज़ नेशनल लेवल पे क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आप किसी ब्रिक की साइज़ की बात करेंगे, अगर आप लेंथ को यहाँ पे देखना चाहते हैं, लेंथ ऑफ ब्रिक, लेंथ ऑफ ब्रिक ये इक्वलेंट होता है हमारे पास 2 टाइम्स विड्थ ऑफ ब्रिक प्लस हाइट। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में इस तरीके से लिख सकते हैं, L इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W प्लस H के इक्वलेंट होगा। इस तरीके से होता है। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये हमने याद रखना है साइज के केस में। सेकंड जो हम लोगों के पास है वो है विड्थ ऑफ ब्रिक, ये इक्वलेंट होता है हमारे पास हाइट ऑफ द ब्रिक। हाइट ऑफ ब्रिक के इक्वलेंट होता है। तो आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर होगा। ट्रेडिशनल ब्रिक नेशनल लेवल पे इसका साइज़ क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। इसका साइज़ क्या करता है, स्टेज टू स्टेज चेंज करता रहता है। बट जो मॉड्यूलर ब्रिक होता है उसका साइज़ क्या होता है, नेशनल लेवल पे, सॉरी नॉमिनल लेवल नहीं है, ये नेशनल लेवल है, नेशनल लेवल। और ये भी क्या है हमारे पास, नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे क्या है, फिक्स्ड है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक कि साइज है क्या है।
वो तो था हमारे पास डायमेंशंस के बिटवीन रिलेशन, लेंथ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ विड्थ प्लस हाइट के इक्वलेंट था। बट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। तो साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक हमको इस कोड के अकॉर्डिंग एज पर BIS कोड IS 26911988, प्लीज़ इस कोड को आपने थोड़ा सा याद रखना है। कभी कभी हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस कोड के बेसिस पे आप नॉमिनल साइज डिसाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हमारे पास है एक्चुअल साइज और स्टैंडर्ड साइज। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट है और यही एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक या स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक या फिर एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूजन्स में रहते हैं। सो प्लीज़ आपने आज अपने इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। एक्चुअल साइज और स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के इक्वलेंट होता है। सॉरी, 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या है? लेंथ 19 सेंटीमीटर, विड्थ 9 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसको थोड़ा देखना चाहें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। इसमें अगर आप इस साइज की बात करते हैं, जो लेंथ है ये हमारे पास कितना है, यहाँ पे ये हमारे पास है 19 सेंटीमीटर और दूसरा आप इसको क्या लिख सकते हैं 190 mm भी आप इसको लिख सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो आएगा वो है हमारे पास हाइट और विड्थ के रिस्पेक्ट में अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक, थोड़ा सा जो हमारे पास क्या है, जो हाइट है, हाइट हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और 90 mm। अगर आप विड्थ की बात करना चाहते हैं, विड्थ जो हमारे पास है ये हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और 90 mm। तो आपने इसको ध्यान रखना है, एक्चुअल साइज और स्टैंडर्ड साइज। एक्चुअल साइज और स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। जब भी आपको ये वर्ड लिखा हुआ है एक्चुअल साइज या फिर स्टैंडर्ड साइज तो आपने बताना है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि नॉमिनल साइज और मॉड्यूलर साइज, नॉमिनल साइज और मॉड्यूलर साइज, तो इसमें आपने बताना है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। मीन्स क्या है, ये हम लोग मल्टीप्लाई में देखते हैं। नॉमिनल साइज और मॉड्यूलर साइज का मीनिंग होता है जब आप ब्रिक को क्या कर रहे होते हैं, मैसनरी वर्क में यूज कर रहे होते हैं। मीन्स जो ये साइज है ये विद मोटार होता है। कहने का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, जैसे सिंपल सा एक ब्रिक है हमारे पास ये इस तरीके का, और फिर हमारे पास यहाँ पे सेकंड ब्रिक है। अगर आप इनको जब क्या करेंगे मैसनरी में यूज करेंगे तो आप किसकी हेल्प से इनको क्या करते हैं, एडिंग करते हैं, बाय हेल्प ऑफ मोटार। जब आप बाय हेल्प ऑफ मोटार करते हैं तो इसकी डायमेंशंस क्या करती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट के तीनों के केस में। तो ध्यान देना प्लीज, नॉमिनल साइज और मॉड्यूलर साइज इज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। साइज ऑफ ब्रिक विद सीमेंट मोटार इन मैसनरी। तो एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है विद मैसनरी और विदाउट मैसनरी। विदाउट मैसनरी मीन्स नॉमिनल साइज और स्टैंडर्ड साइज, विद मैसनरी मीन्स नॉमिनल साइज और मॉड्यूलर साइज। ओके, तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ नॉन मॉड्यूलर ब्रिक या फिर ट्रेडिशनल ब्रिक की बात करते हैं, जो साइज ऑल ओवर इंडिया पे क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। बट अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ये वाले डायमेंशंस को क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिसमें है 230 mm मल्टीप्लाई 110 mm मल्टीप्लाई 70 mm, और दूसरा आप इसको क्या लिख सकते हैं 23 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नोट है हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक टाइल्स। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, अब हम लोग टाइल्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। टाइल्स आपने देखा होगा कि उसकी हाइट जो होती है वो क्या होती है, हाफ हो जाती है अप्रॉक्सीमेट, बट उसका विड्थ एंड लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग कहेंगे 20 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर और कितना हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में हम लोग लेके चलते हैं। तो ये था हमारे पास नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ये नॉमिनल साइज की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअल या फिर किसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअल या फिर स्टैंडर्ड साइज की बात नहीं कर रहे हैं, उस रिस्पेक्ट में हमको देखना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक शुड बी अप्रोक्सीमेट 2.5 to 3 kg। तो ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अप्रोक्सीमेट वेट होता है किसी भी ब्रिक का वो क्या साइज होता है उसका, तो उसका साइज होता है हमारे पास 2.5 kg to 3 kg। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, जो क्वेश्चन मैंने पहले रिपीट किया था कि किसी ट्रक की कैपेसिटी 8 टन है, तो बताइए वो कितने ब्रिक्स को कैरी कर सकता है, लेकर के जा सकता है। तो सिंपल सा आप 8 टन को किससे डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगी। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे अगर देखें, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वलेंट किसके इक्वल होगा, बोलिए, ये हो जाएगा लोड या ट्रक कैपेसिटी डिवाइड में वेट ऑफ 1 ब्रिक। तो इस बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो 8 टन, 1 टन इक्वलेंट किसके इक्वल होता है, 1 टन इक्वलेंट किसके इक्वल होता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा, जो 1 टन है, 1 टन इक्वलेंट किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास 1000 kg के इक्वलेंट होता है। तो बोलिए 8 टन, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं 8000 बाय 3 इक्वलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, रिमेनिंग कितना 2, 6 6 6, मतलब 2666.6 या 67 के अप्रॉक्सीमेट ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन बनता है। सो प्लीज़, कभी क्वेश्चन कैसा आएगा 5 टन, कभी आता है 3 टन, कभी होता है 8 टन। आप वहाँ पे क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक बता सकते हैं कि कितने वहाँ पे आएगा। बट आप ये किसके बेसिस पे बता रहे हैं, ये आप वेट, जो ब्रिक के वेट के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स, किसी भी गुड बिल्डिंग ब्रिक्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के लिए। तो हमने यहाँ पे ध्यान देना है, द ब्रिक शुड बी टेबल मोल्डेड। अभी हम लोग आगे देखेंगे 2 तरीके के मोल्डेड होते हैं हमारे पास, एक हैंड मोल्डिंग होता है, एक मशीन मोल्डिंग होता है। जो हैंड मोल्डिंग होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज हैंड ग्राउंड मोल्डिंग, सेकंड वन इज द टेबल मोल्डेड। और जो हमारे पास क्या होता है, मशीन होता है, वो भी हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, उसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है वेल बर्न्ड, अच्छे से क्या होनी चाहिए, पकी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉपर कलर, ये रेडिश या कॉपर कलर इसका क्या होना चाहिए, ब्रिक का होना चाहिए। फ्री फ्रॉम क्रैक्स, उसमें कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। इस तरीके के आप देखते हैं हल्के हल्के क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं ब्रिक्स में, वो सब नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है शार्प एंड स्क्वायर एजेस, और एजेस क्या होने चाहिए, बिल्कुल शार्प होने चाहिए, वो क्या नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। ओके, तो इसलिए हमारे को उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुड बिल्डिंग ब्रिक कहेंगे। सेकेंड है हमारे पास पॉइंट, द ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म इन शेप। जो शेप हमने लिया है 19 मल्टीप्लाई 9 इंटू 9, और यही हमारे पास क्या स्टैंडर्ड या एक्चुअल साइज है, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी थिकनेस क्या हो रही है, कम हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है, द ब्रिक शुड गिव ए क्लियर मेटेलिक रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक्ड टू ईच अदर। आपको कैसे पता चलेगा कि एक जो ब्रिक्स है वो गुड क्वालिटी की ब्रिक है, आप क्या करेंगे, 2 ब्रिक्स को लेंगे, 2 ब्रिक्स को एक दूसरे के बीच में क्या करेंगे, स्ट्रक्ट करेंगे। तो उन दोनों के बीच में आपको एक मेटल, जैसे आप 2 मेटल्स को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, स्ट्रक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जो साउंड आती है सेम साउंड यहाँ पे आनी चाहिए। अगर ऐसा साउंड आता है तो उसको हम लोग गुड क्वालिटी ब्रिक कहेंगे।
नेक्स्ट है द ब्रिक शुड बी सफिशिएंट हार्ड व्हेन इट इज स्ट्रेच विद फिंगर नेल्स। जो ब्रिक है हमारे पास कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट हार्ड होना चाहिए। जब हम उस पर क्या करते हैं, ब्रिक पे बाय हेल्प ऑफ फिंगर नेल्स की हेल्प से क्या करते हैं, उसको स्क्रैच करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी क्या नहीं आना चाहिए, इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई भी इम्प्रेशन नहीं आता है, दैट्स मीन्स ये किस चीज़ को बता रहे हैं, ये गुड क्वालिटी ब्रिक को बता रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द ब्रिक शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर। तो ये एग्जाम का पॉइंट है, इसको आपने ध्यान देना है। अगर किसी भी ब्रिक को आप 1 मीटर हाइट से क्या करते हैं, किसी फर्श पे क्या करते हैं, गिराते हैं, फॉल करते हैं, तो वो किस में ब्रेक नहीं होना चाहिए, पीसेस में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या एक गुड क्वालिटी ब्रिक है। अगर वो ब्रेक हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या नहीं कहेंगे, एक गुड क्वालिटी ब्रिक नहीं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 10.5 न्यूटन पर mm²। ध्यान दीजिए, जो हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेंथ है एग्जाम में 2 तरीके से आता है। एक होता है हमारे पास जो गुड क्वालिटी ब्रिक्स होती है उसका कितना होता है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे कम नहीं होना चाहिए। या फिर 10.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस इस पॉइंट पे आते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 10.5 न्यूटन पर mm² और 105 kg पर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन इमर्ज्ड वाटर फॉर 24 आवर्स। अगर आपने क्या करना है, एक ब्रिक लेना है, एक आपके पास क्या है टब है, उसमें ऑलरेडी क्या है वाटर है, आपने ब्रिक को लेना है, ब्रिक को उसमें 24 आवर के लिए क्या करना है, इमर्ज करना है। आफ्टर 24 आवर आपने उस ब्रिक को निकाल करके एक साफ क्लीन क्लॉथ से क्या करना है, साफ करना है। देन आपने उसका वेट करना है और जो वो वेट होना चाहिए, वो वेट क्या जो उसका ड्राई वेट था उसके ड्राई वेट के 20% से क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल 3 kg था तो 3 kg का आप क्या कर सकते हैं, 20% निकाल सकते हैं, तो 0.6 kg आ जाएगा। उससे ज़्यादा वाटर क्या नहीं करना चाहिए, ब्रिक अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। कब, जब आप उसको 24 आवर के लिए इमर्ज करते हैं। दैट्स मीन्स अगर ये इन सब क्वालिटीज़ को अगर कोई ब्रिक क्या करती है, फॉलो करती है, उस टाइप की ब्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड क्वालिटी ब्रिक्स कहते हैं। ये आपने देखा होगा इस तरीके का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक बोलते हैं। तो आप लोगों ने फील्ड में देखा होगा, घर में देखा होगा, हर जगह पे देखा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक का मीनिंग क्या है कि जो हमारे पास ब्रिक है ये किन किन इंग्रेडिएंट्स को लेकर के बना है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट बात करेंगे सिलिका, सेकंड नंबर पे एल्यूमिना, थर्ड नंबर पे है लाइम, फोर्थ नंबर पे आयरन ऑक्साइड, फिफ्थ नंबर पे है मैग्नीशिया। तो ये ब्रिक में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो किसका होता है, सिलिका का होता है। और सिलिका का कितना परसेंटेज होता है, 50 to 60% होता है। उसके बाद क्या आता है, एल्यूमिना, ये कितना होता है हमारे पास, 20 to 30% होता है। लाइम कितना होता है हमारे पास, 5%। आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ये सब कितना होता है, 5 to 6% के कंसिडर में लेते हैं। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं SAL, और बाद में क्या है जो अनदर, ठीक है ना, O। तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं, या किसी भी ट्रिक की हेल्प से याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस इंग्रेडिएंट का होता है। ये सबसे ज़्यादा सिलिका होता है, लाइम होता है, एल्यूमिना होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी आपसे परसेंटेज भी पूछा जाएगा कि सिलिका का कितना परसेंटेज हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक बनाने में यूज़ करते हैं। या फिर आपसे कभी पूछा जाएगा एल्यूमिना का कितना परसेंटेज हम लोग किसी भी ब्रिक को बनाने में यूज़ करते हैं। तो याद रखना 50 to 60%, 20 to 30%, और लाइम कितना होता है 5%, आयरन ऑक्साइड कितना होता है 5 to 6%, और मैग्नीशिया कितना होता है 6%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ अर्थ ब्रिक्स। इसमें जो फर्स्ट है हमारे पास वो है हमारे पास सिलिका।
अब हम लोगों ने देखना है कि सिलिका का क्या इंपॉर्टेंस है ब्रिक को बनाने में, उसकी स्ट्रेंथ में, ड्यूरेबिलिटी में, या उसके साइज को मेंटेन करने में क्या इंपॉर्टेंस है, वो अब हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है, ए गुड अर्थ ब्रिक शुड कंटेन 50 to 60% सिलिका, ये हमारे को क्लियर है। नेक्स्ट है, इट एग्जिस्ट क्ले आइदर फ्री और कंबाइंड, इसमें क्ले का क्या होता है, परसेंटेज होता है, वो फ्री भी हो सकता है, कंबाइंड विद सैंड या अनदर फॉर्म में भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पॉइंट है, इट प्रिवेंट्स क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ रॉ ब्रिक। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रॉ ब्रिक। रॉ ब्रिक के केस में जब ब्रिक अभी हमने क्या किया है, उसको सिर्फ ड्राई किया है, अभी हमने उसको क्या नहीं किया है, बर्न नहीं किया है, उस केस में उसमें कोई भी क्रैक डेवलप नहीं होने देना, उसके वॉल्यूम को क्या नहीं होने देना, रिड्यूस नहीं होने देना, वार्पिंग, उसमें किसी भी तरीके का वार्प प्रोड्यूस ना होने देना। उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें सिलिका हेल्प करता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इट इम्पार्ट्स यूनिफॉर्म शेप, तो एग्जाम में क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म शेप जो होती है वो किसकी वजह से रहती है मेंटेन। जो आप बोलते हैं ना कि स्क्वायर शार्प एजेस होने चाहिए, वो किसकी वजह से होते हैं, उसमें जो मेन रोल होता है वो सिलिका का होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ सिलिका इज एक्सेस, अगर इसका परसेंटेज 50 to 60% से इंक्रीज कर जाए तो इस केस में क्या होगा। तो लॉस ऑफ कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड ब्रिक्स, इसमें क्या होता है, कोहेजन प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, उसका लॉस होता है। और यहाँ पे जो ब्रिक होती है वो ब्रिटल नेचर की होती है और वीक भी होती है। सो प्लीज़ आपने इन पॉइंट्सों को यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग एलुमिना सेकंड नंबर पे आता है। इसका परसेंटेज कितना होता है, 20 to 30% होता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है वो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू अर्थ सो दैट इट कैन बी मोल्डेड। जो ब्रिक को क्या करके रखता है, मोल्ड करके रखता है। ध्यान दीजिए प्लीज़, जो ब्रिक को क्या करके रखता है, मोल्ड करके जो रखता है, उसमें किसका रोल सबसे ज़्यादा होता है, उसमें एलुमिना का सबसे ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है सॉइल में, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है, जब आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, प्लास्टिसिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, यस और नो। प्लास्टिसिटी के विदाउट आप किसी भी चीज़ को क्या नहीं कर सकते हैं, मोल्ड नहीं कर सकते हैं। और आप ध्यान दीजिए, जब आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते थे कि प्लास्टिसिटी के लिए आपने अगर चेक करना है तो कैसे चेक करते थे, आप लोग वहाँ पे क्या करते थे, जब प्लास्टिसिटी टेस्ट करते थे तो उस क्ले को या उस सॉइल सैंपल को क्या करते थे, एक थ्रेड में कन्वर्ट करते थे। और वो थ्रेड कितना का होता था, 3 mm डाया का होता था। और उसमें क्या नहीं होना चाहिए था, कोई भी क्रैक डेवलप नहीं होना चाहिए था। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे को क्या है, ये प्लास्टिसिटी को क्या करके रखती है, मेंटेन। या प्लास्टिसिटी जो ब्रिक में आती है वो किसके कारण आती है, एलुमिना के कारण आती है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। इफ एलुमिना इज प्रेजेंट इन एक्सेस द ब्रिक श्रिंक एंड वार्पिंग ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। पहले वाले केस में क्या था, रॉ ब्रिक के केस में था, इस बार किसके केस में आ रहा है, बर्निंग के केस में आ रहा है। तो प्लीज़ ध्यान देना, एंड बिकम टू हार्ड, और ब्रिक क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है अगर वो एक्सेस में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइम। देखिए लाइम का ब्रिक में जो परसेंटेज होता है वो 5% होता है, बट लाइम का किस में परसेंटेज ज़्यादा होता है, लाइम का जो परसेंटेज ज़्यादा होता है वो हमारा सीमेंट में ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे तो क्या है, बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम क्वांटिटी होती है। इन गुड अर्थ ब्रिक लाइम नॉट एक्सीड 5%। इसमें जो लाइम है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट प्रिवेंट्स श्रिंकेज ऑफ रॉ ब्रिक्स, ये श्रिंक होने से बचाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो सिलिका भी कर रहा था सेम काम, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कॉमन होती हैं, बट आपने जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। इफ़ इसमें ये प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, जो सिलिका या फिर एलुमिना नहीं करती है, वो क्या है, इफ़ एक्सेस ऑफ लाइम कॉज द ब्रिक टू मेल्ट, ये ब्रिक को क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है। मीन्स वो क्या कर जाता है, अपनी जो उसका शेप होता है उसको क्या कर देता है, लूज कर देता है। मीन्स उसकी शेप जो रहती है
वो मेंटेन नहीं रहती है। वो उसमें किसका रोल होता है, उसमें एक्सेस ऑफ लाइम का होता है। अगर लाइम का परसेंटेज आपका मोर देन 5% है तो आपको जो साइज चाहिए ब्रिक का, या फिर आप क्या करते हैं स्टैंडर्ड साइज जो चाहिए, आपने बहुत सारे ब्रिक्स को देखा होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को देखा होगा जहाँ पे हम लोग क्या नहीं करते, सीमेंट नहीं करते हैं, उसको फेसिंग मतलब एक गुड लुकिंग, गुड अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इसका बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इफ़ एक्सेस ऑफ लाइम कॉज ब्रिक टू मेल्ट एंड हेंस इट शेप इज लूज्ड, तो लाइम को हमने इस पॉइंट को याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइड ऑफ आयरन इन गुड अर्थ ब्रिक। जो एक गुड अर्थ ब्रिक होता है 5 to 6% ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन इज डिजायरेबल। कितना होना चाहिए, 5 to 6% होना चाहिए। आप बताइए आयरन ऑक्साइड होने के कारण क्या होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आए अगर वो कलर से रिलेटेड है तो आपने देखना है कि कलर के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने पहले ही ध्यान देना कलर के पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो कौन है, वो है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ध्यान दीजिएगा प्लीज़। चाहे आप किसकी बात करिए, वाटर की बात कीजिए, वाटर में भी कलर किसके कारण आता है, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया, थोड़ा बहुत मैग्नीशिया का रोल होता है। अगर आप सीमेंट में बात करते हैं तो भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, आयरन रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ब्रिक में बात करना चाहते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन है बोलिए, आयरन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। कलर कहीं पे भी अगर आता है हमारा इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसमें पहला ऑप्शन आपने क्या देखना है बोलिए, वो देखना है आपने क्या बोलो, आयरन। ओके, तो इन गुड अर्थ ब्रेक 5 to 6% ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन इज डिजायरेबल। सेकेंड है हमारे पास इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्रिक। रेडिश कलर जो होता है, जैसा हल्का हल्का कॉपर जैसा जो बहुत अच्छा ब्रिक होता है, ठीक है। इफ इट इज लेस ब्रिक विल बी येलोइश कलर। अगर इसका परसेंटेज 5 to 6% से कम होता है तो ये येलो टाइप में होता है। अगर हमारे पास इफ एक्सिस ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन मेक्स द ब्रिक डार्क ब्लू और ब्लैकिश, कुछ इस तरीके का होता है। जब परफेक्ट होता है 5 to 6% तो हमारे को इस तरीके का मिलता है। अगर इसका परसेंटेज थोड़ा सा क्या हो जाए, कम हो जाए, 5 या 6% से कम हो जाता है, तो वो लाइट, इसका लाइट कलर जो होता है वो हल्का हल्का येलोइश कलर में आ जाता है। सो प्लीज़ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ब्रिक में जो कलर आता है वो किसके कारण आता है, वो हमारे पास Fe2O3 के कारण आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का जो परसेंटेज है 5 to 6%, इट इम्पार्ट्स येलो टेंट टू द ब्रिक एंड डिक्रीज श्रिंकेज। और इस श्रिंकेज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। बट इसका भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने इस पॉइंट को याद रखना है, यही हमारे एग्जाम का क्वेश्चन भी बनता है। एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया, अगर मैग्नीशिया का क्या परसेंटेज इंक्रीज कर जाए 6% से, तो उस केस में क्या होता है, मैग्नीशिया लीड्स टू डिके ऑफ द ब्रिक्स। यहाँ पे क्या होता है, ब्रिक का डिके होने लगता है, क्षय होने लगता है, मतलब ब्रिक हल्का हल्का क्या करने लगती है, झरने लगती है। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसके मतलब ब्रिक को किस तरीके से बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक में, जिसमें क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ क्ले होगा, मोल्डिंग होगा, बर्निंग होगा, मोल्डिंग होगा, ड्राइंग, बर्निंग, उसके बाद जो भी इससे छोटे मोटे टेस्ट हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स, उनको हमने क्या क्या कहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। ओके, थैंक यू।